आज हम इतिहास के एक ऐसे काले दिन की बात करने वाले हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जलियांवाला बाग नरसंहार की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये दिन बैसाखी के त्योहार का था, लेकिन इतिहास में ये दिन एक भयानक क्रूरता के लिए दर्ज हो गया। सोचिए, पूरे 10 मिनट तक जनरल डायर के हुक्म पर ब्रिटिश सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण निहत्थी भीड़ पर बिना रुके गोलियां बरसाईं। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज और लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। इस दौरान कुल 1650 राउंड गोलियां चली। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बेरहमी का सबूत है जिसके साथ उन लोगों पर गोलियां दागी गईं जिनके पास भागने का कोई रास्ता तक नहीं था। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन अनुमान है कि 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक त्योहार के दिन शांति से इकट्ठा हुई भीड़ इतने बड़े नरसंहार का शिकार बन गई। चलिए इसके पीछे की वजहों को टटोलते हैं। इस पूरी घटना की जड़ एक बेहद दमनकारी कानून में थी, जिसे उस वक्त के भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया था। देखिए, हुआ ये कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और भारतीयों को उम्मीद थी कि अब कुछ आज़ादी मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ब्रिटिश सरकार ले आई रॉलेट एक्ट, जो असल में युद्ध के समय के कठोर कानूनों को हमेशा के लिए लागू करने की एक साजिश थी। इसका मकसद साफ था, हर उठती हुई आवाज को कुचल देना। ये कानून पुलिस को असीमित ताकत देता था, मतलब सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी और लोग कहीं भी इकट्ठा होकर विरोध नहीं कर सकते थे। इसीलिए लोगों के बीच ये कानून इसी नारे से जाना गया, न अपील, न दलील, न वकील। ये नारा साफ साफ बताता है कि कैसे लोगों से उनके सारे बुनियादी नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। अब इस काले कानून के खिलाफ गुस्सा तो पूरे देश में था, लेकिन पंजाब में माहौल कुछ ज्यादा ही तेजी से बिगड़ रहा था। हालात एक ज्वालामुखी की तरह थे जो बस फटने ही वाला था। चीजें बहुत तेजी से घटीं। 9 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस में जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, उसने अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को सीधी चुनौती दे दी। इसी डर से अगले ही दिन 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जनरल डायर ने आकर पूरे पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने आए थे, और जब उन्हें इस शांतिपूर्ण सभा की खबर मिली तो वे भी जलियांवाला बाग पहुंच गए। उनका इरादा सिर्फ शांति से अपना विरोध दर्ज कराना था। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर सबसे पहला काम ये किया कि बाग से बाहर निकलने का जो एक ही तंग रास्ता था उसे बंद करवा दिया। उसने लोगों को कोई चेतावनी देना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। कई लोगों ने जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी, जिसमें डूबने से ही 120 लोगों की मौत हो गई। नरसंहार तो भयानक था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा शर्मनाक था। वो न्याय का एक सरेआम मजाक था, जहां जवाबदेही के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 379 मौतें कबूली, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान था कि करीब 1000 लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे। ये सच को दबाने की एक सोची समझी कोशिश थी। भारी विरोध के बाद एक जांच कमेटी बनी, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। कमीशन ने माना कि डायर ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन सजा के तौर पर उसे सिर्फ नौकरी से हटा दिया गया। हजारों लोगों की जान लेने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रिटेन में कई लोगों ने डायर के इस काम का जश्न मनाया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसकी तारीफ की, उसके लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा किया गया और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने तो इस हत्याकांड को पूरी तरह से सही ठहराया। जहां एक तरफ ये अन्याय हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक युवा इस नरसंहार का बदला लेने की कसम खा रहा था। एक ऐसी कसम जिसे पूरा होने में 21 साल लगने वाले थे। ये टाइमलाइन सरदार उधम सिंह के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी कहती है। जनरल डायर तो बीमारी से मर गया, लेकिन उधम सिंह ने असली मास्टरमाइंड माइकल ओ डायर को नहीं छोड़ा।
वो 21 साल तक सही मौके का इंतजार करते रहे। और आखिर में 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला ले लिया। उन्होंने अपनी 21 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी की। इस अन्याय के खिलाफ भारत के बड़े नेताओं और विचारकों ने भी एक नैतिक स्टैंड लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, गांधी जी ने अपना पदक वापस कर दिया और शंकरन नायर ने वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। और यही इस घटना की सबसे बड़ी विरासत है। अंग्रेजों ने सोचा था कि इस क्रूरता से वे भारतीयों को डरा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस नरसंहार ने आज़ादी की ज्वाला को ऐसी आग दी जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन जैसे देशव्यापी अभियानों को जन्म दिया। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास में वो कौन सा मोड़ आता है जब लोगों का विरोध एक ऐसी लड़ाई बन जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जलियांवाला बाग निश्चित रूप से वही मोड़ था।